बोर्ड्स का प्रेशर नहीं, बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। उसको हम करेंगे चैप्टर डिटेल में, यानी कि इसको एनसीईआरटी के बेसिस पे करा जाएगा ताकि आप बोर्ड्स में आंसर्स पूरे एनसीईआरटी के हिसाब से दो। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे इंट्रोडक्शन। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली के बगल में स्थित थी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो भी हमें चीजें मिली थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें से हड़प्पन सील। हड़प्पन सील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है जो हमें हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये जो सील थी ये स्पेशली एक खास स्टोन से बनती थी जिसका नाम था स्टेटाइट। स्टेटाइट के स्टोन से ये बनाई जाती थी सील, एंड इसके अंदर एनिमल मोटिव्स होते थे, एनिमल्स की पिक्चर्स वगैरह होती थी, एंड इसके अंदर जो स्क्रिप्ट थी वो स्क्रिप्ट जो थी वो आज तक अनडिसाइफर्ड है, यानी कि आज तक उसके अर्थ नहीं निकाला गया है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजन है कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट क्या बोलती है उसके बारे में। अब है इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, पूरी चैप्टर जो है किस बेसिस पे बना है, क्या एविडेंसेस इसके। तो एविडेंसेस जो थे वो इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या मिले हमें? हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें इस चैप्टर के बारे में बताता है। एंड इसके बारे में हम ये जानेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है इसे। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो फर्स्ट साइट थी, यानी कि जो पहली साइट थी वो कौन सी मिली थी? वो मिली थी हड़प्पा। तो इसका नाम भी हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। चला कब से कब तक था ये? बेसिकली 6000 बीसीई से लेकर 1300 बीसीई तक चला। एंड इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। ब्रॉन्ज एज जो था इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बहुत होता था। और ब्रॉन्ज बनता कैसे था? ब्रॉन्ज बनता था कॉपर प्लस टीन, इन दोनों की मदद से ब्रॉन्ज को बनाया जाता था। आगे हम पढ़ेंगे जो ये हड़प्पा था इसको 3 हिस्सों में बांट रखा था, अर्ली, मैच्योर एंड लेट। इससे स्टडी करने में इजी, क्योंकि हमें क्या हुआ कि हमें ना इस तीनों में गैप देखने को मिला, टाइम गैप देखने को मिला, इसलिए इसको 3 हिस्सों में बांट दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने। देन इसमें हम पढ़ेंगे जो अर्ली वाला था उसको फॉर्मेटिव फेज भी बोलते हैं, जो चला था 6000 से लेकर 2600 बीसी तक, यानी कि 6000 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक जो चला। एंड उसके बाद चला मैच्योर हड़प्पा। मैच्योर हड़प्पा को प्रॉस्परस फेज भी बोलते हैं, ठीक है, और ये चला था 2600 से 1900 बीसी। एंड इसके बाद आता है लेट हड़प्पा। लेट हड़प्पा को डिक्लाइन फेज भी बोला जाता है, जो चला था 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इसमें क्या देखना है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जानकारी मिलेगी मैच्योर के बारे में। तो बेसिक से आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा कब से कब तक चला, तो आपको बोलना है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक। इसके बाद जो हड़प्पा के कुछ हमें आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो हड़प्पन सील थी जो हमने पढ़ ली। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स जैसे कि पॉटरी मिली और ब्रिक्स मिले कुछ हमें, और ब्रिक्स जो थे वो भी हमें 2 प्रकार के मिले, कुछ थे बेक्ड और कुछ थे अनबेक्ड। और फिर उसके बाद हमें कुछ सील्स मिली, वेट्स मिले, एंड हमें बीड्स एंड कॉपर एंड जो ब्रॉन्ज के आइटम्स थे वो भी हमें मिले। तो यानी कि चीजें तो हमारे पास बहुत कुछ है जानने के लिए, बट हमें ये देखना है ध्यान से कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब इसके बाद हमें देखा जाएगा कि ये जो चीजें थी ये चीजें हमें कहाँ कहाँ मिलती है। तो ये चीजें हमें बहुत जगह मिलती है, जैसे कि अफगानिस्तान से लेकर महाराष्ट्र तक चीजें मिलती है ये, एंड अब पाकिस्तान और इंडिया में भी मिलती है। हमने चैप्टर का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर लिया है जो कि बहुत डिटेल्ड था। अब हम करेंगे डिटेल में ही सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज को। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ना पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है, पूरा आपसे सवाल पूछ लिया जा सकता है कि सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज को पूरा एक्सप्लेन करो हड़प्पा की। तो ये बहुत जरूरी टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसको क्या कहें, इसमें बोला जाता है कि सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज जो हड़प्पा की जो डाइट थी वो बहुत ज्यादा डाइवर्स थी, वो अलग अलग प्रकार की चीजें वगैरह खाते थे, ठीक है। तो बोला जाता है कि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स देखने को मिले हैं जो हड़प्पा की डाइट में थे, यानी कि वो अलग अलग प्रकार की प्लांट्स खाते थे, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स से प्रोडक्ट भी खाते थे और एनिमल्स को भी खाते थे। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हड़प्पा की जो डाइट थी, ये डाइट के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? ये डाइट के बारे में जानकारी देता है आर्कियोबोटानिस्ट। आर्कियोबोटानिस्ट जो होते हैं वो इसके बारे में जानकारियां लेते हैं कि वो प्लांट्स वगैरह क्या चीजें खाते थे।
तो ये आर्कियोबोटानिक्स के द्वारा दिया गया है। उसमें बोला जाता है कि इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने जो भी ग्रेन्स वगैरह थे, जो भी इनके रिमेन्स वगैरह मिले है ना, कुछ कुछ चीजें छोड़ के मिल जाती होगी ना, कुछ कुछ चीजें रह गई होगी, अवशेष रह गए होंगे, वो चीजों के बारे में इन्होंने स्टडी करी एंड उनके बारे में पता चलता है कि ये लोग कौन कौन से प्रकार के प्लांट्स खाते थे या ग्रेन्स खाते थे। तो इसमें दे रखा है ग्रेन्स खाते थे जैसे कि व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम एंड मिलेट्स। तो ये तो थी इनकी डाइट्स एंड इनके बारे में दे रखा है कि कौन कौन से ग्रेन्स खाते थे ये लोग। ग्रेन्स तो बहुत प्रकार के थे यहाँ पे, बट इसमें देखा जाता है कि राइस जो थे वो बहुत ज्यादा रेयर है, यानी कि इन सब के हिसाब से देखा जाए, यानी कि इनके बारे में जितने अवशेष मिले हैं या एविडेंसेस मिले हैं उसके हिसाब से राइस हमें थोड़ी कम मात्रा में मिले, थोड़े कम अमाउंट में मिले, तो ये थोड़ा रेयर था, शायद ये राइस वगैरह कम खाते होंगे। उसके बाद एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल्स के बारे में जानकारी, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट्स कौन से खाते थे, कौन से प्रकार के एनिमल्स खाते थे, तो इनके बारे में जानकारी हमें आर्कियोजूलॉजिस्ट देते हैं। आर्कियोजूलॉजिस्ट ने भी स्टडी करी कि कैसे एनिमल्स, किस प्रकार के एनिमल्स को देखा गया और पाया गया, उनके बोन्स वगैरह, तो उसके बारे में ही दे रखा है कि हमें बोन्स मिलते हैं एनिमल्स के हड़प्पन की साइट्स में, जितने भी हड़प्पा की साइट्स थी वहां पे हमें एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं, और वो भी एनिमल्स दो प्रकार के, एक होते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, एक होती है वाइल्ड स्पीशीज। तो अब हम देखेंगे कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से मिले। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मिले हमें कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। तो ये सब थी वाइड रेंज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स देखने को मिलते हैं कि ये लोगों के हमें वो मिले बोन्स। एंड उसके बाद देखें हम वाइल्ड स्पीशीज के बारे में, तो इसमें हमें बोर, डियर एंड घड़ियाल मिलता है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को शायद ये पालते थे और उनके एनिमल्स के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे, एंड जो वाइल्ड स्पीशीज थी उनको हंट करके खाते थे। और ये भी अनक्लियर है कि शायद ये हंट खुद करते थे, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि हड़प्पन्स इसको हंट खुद करते थे या फिर उसको वो जो उसका मीट था वो किसी अदर कम्युनिटी से या अदर सिविलाइजेशन से लेते थे। तो ये अभी भी क्वेश्चन है कि ये खुद हंट करते थे या किसी और से मीट उसका लेते थे। उसके बाद दे रखा है कि हमें बोन सिर्फ एनिमल्स के साथ साथ हमें फिश एंड फाउल की भी मिलती है। इसका मतलब इनकी डाइट में फिश एंड फाउल्स भी देखने को मिलते हैं, और बोन्स ही हमारा बताता है कि कैसे इनकी जो डाइट थी वो कैसे एनिमल्स, प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइट थी, और ऐसा दिखता है कैसे हमें ये सिर्फ और सिर्फ पता चलता है हमें आर्कियोबोटानिस्ट की मदद से और आर्कियोजूलॉजिस्ट की मदद से। इन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली और पता लगाया कि ये क्या खाते थे। तो आपको अगर लिखना होगा ना एग्जाम में तो आप इसका ध्यान रखना कि आपको ये ग्रेन्स मेंशन करने पड़ेंगे और कौन कौन से एनिमल्स मिले ये भी मेंशन करना पड़ेगा, डोमेस्टिकेटेड, वाइल्ड स्पीशीज दोनों मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।